नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में बात करेंगे। मदरसा बोर्ड खत्म करने की तैयारी, विपक्ष पड़ रहा है भारी। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को भारी हंगामे के बीच सभी 9 विधेयक पारित हो गए और इसी के साथ सदन ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास कर दिया। सत्र के दौरान विपक्षी हंगामे से सदन कई बार स्थगित हुआ, लेकिन कार्रवाई के बीच महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित कर दिया गया। बता दें कि विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र 1.5 दिन में ही खत्म हो गया और इस दौरान सदन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक पास कर दिया गया, जिसके बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण गठित होगा और इस प्राधिकरण से मदरसों को भी मान्यता मिलने का भी एक रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है। नए प्रावधानों के तहत गलत तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए सजा बढ़ा दी गई है। सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून भी पास किया गया और अब जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे। साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी, यानी कि विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात को हो जाएगी और इस विधेयक को पारित कराकर धामी सरकार ने सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए लोगों के बड़ी सौगात भी उन्हें दी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा काम कर रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखें इस रिपोर्ट को। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भले ही दूसरे दिन 2 घंटे 40 मिनट की कार्रवाई के बाद स्थगित हो गया हो, लेकिन हंगामे के बीच हुई इस कार्रवाई के दौरान सरकार ने 11 अहम विधेयकों को पास कर लिया है। सदन में विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को भी सरकार ने पास करा लिया। इसके बनने के बाद प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की जगह एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसका लाभ मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय को भी मिलेगा। सरकार की दलील है कि कांग्रेस के समय जब राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया तो उसका एक ही मकसद था कि राज्य के मुस्लिम समुदायों को लाभ देना, जबकि हमारी सरकार एक ऐसा एक्ट बना रही है जिसमें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा और उनकी शिक्षा को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के मानकों से जोड़ा जाएगा। इस विधेयक के तहत उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हो सकेगा। जो अब तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही दिया जाता था। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, जिसमें कांग्रेस के जमाने में जो विधेयक आया था या जो प्रावधान किया गया था, वो अल्पसंख्यक का फायदा केवल एक मुस्लिम समुदाय को देना चाहते थे, इसलिए उस प्रकार का विधेयक लाए। हमने उसका संशोधन कर दिया है, नया विधेयक हम लेकर आए हैं। उससे सभी को शिक्षा के अधिकार के रूप में आगे आने का अवसर मिलेगा, पारदर्शिता होगी। जो भाषा है, चाहे गुरुमुखी है या हमारी, और मुस्लिम समेत सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी, इन सबको भी उनका लाभ मिले। कई आरोप लग रहे थे सरकार गैर सैन में सत्र नहीं कराना चाहती है। इन सब अफवाहों को समाप्त करते हुए सरकार ने गैर सैन में 4 दिन का सत्र करने का निर्णय लिया और जब यहाँ सत्र की शुरुआत हुई
पहले दिन 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक में 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। पहले 1 दिन का तय होना था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष के कहने पर 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। तभी हम लोगों को लग गया था कि कांग्रेस की इच्छा सदन को चलाने की नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना था कि 20 तारीख का जो बिजनेस होगा उसको 19 तारीख को सदन के बाद उस पर बैठक कर लेंगे। लेकिन 2 दिन का जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस की नीयत की तरफ दिखाता है। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र ही नहीं है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितनी भी पहल की है अब तक वो मानव कल्याण के लिए और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए है। और ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, इससे आपको उन बच्चों को मुकाबले के एग्जाम के अंदर जो है फायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे। वहीं मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम बनाने को लेकर सरकार की अपनी दलील है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा काम कर रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार के पास ना तो करने के लिए कुछ है और न ही बताने के लिए, इसलिए सरकार मुद्दों से भटक कर अल्पसंख्यक के कल्याण की बात कर रही है। वहीं बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के नाम अल्पसंख्यक पिटाई अभियान चला रही हो और फारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय के वोट बैंक को साध रही है और जनता के बीच ये मैसेज दे रही है कि सरकार ने मुस्लिम लोगों को पीट कर ठीक कर दिया। नहीं, देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस सरकार के पास करने के लिए, गिनाने के लिए कुछ नहीं है और ये सरकार बार बार अल्पसंख्यकों को केंद्र बिंदु में रख करके तरह तरह की बात करते हैं और आपके सामने है देश और प्रदेश में क्या हो रहा है। हम तो चाहते थे कि 310 के अंतर्गत जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव हमने दिया है उस पर चर्चा हो। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, चाहे प्रदेश के अंदर हम बढ़ते हुए नशे की बात करें, चोरी डकैती की बात करें, हत्या की बात करें, महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसका जिक्र करें तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। पंचायतों में जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया, ये आपके सामने है। नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है पुलिस के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है आक्रमण करने का काम करते हैं। कितनों का किया है अब तक, कितनों का किया कल्याण अल्पसंख्यक में? अल्पसंख्यक कल्याण कुछ है ही नहीं। अल्पसंख्यक पिटाई करो अभियान है। ये चाहते हैं इसके माध्यम से सिख को, ईसाई को, पारसी को, बौद्ध को, जैन को इन्हें साधना चाहते हैं कि हमने तुम्हें पद दे दिया, तुम्हें गाड़ी दे दी, तुम इसे चलाओ, मुसलमानों को भी हमको फिरो। इसके सिवा और कुछ नहीं है। 4 दिन के लिए तय हुआ था। विपक्ष यहाँ बैठा हुआ है अभी भी। ये हाउस और ये सदन प्रदेश की गंभीर समस्याओं की चर्चा के लिए होता है, लेकिन कांग्रेस ने अनुरोध किया माननीय स्पीकर महोदया से कि नियम 310 में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जब सामने सामने गोली चलाते हुए लोग दिखे, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ अभद्रता हुई, धक्का मुक्की हुई, आपके जिला पंचायत के सदस्यों को सामने सामने उठाया गया, ये वीडियो तो सारे प्रदेश ने देखा है। अब इस प्रदेश को कहां ले जाना चाह रही है भाजपा?
जानकारों की माने तो कैबिनेट के फैसले पर इस्लामी मामलों के जानकार खुर्शीद अहमद का कहना है कि जो कानून बनने की बात सरकार कह रही वो आर्टिकल 30A का घोर उल्लंघन है। इसके साथ साल 2004 में लाए गए एक्ट के मुताबिक पहले से ही देश में अल्पसंख्यक आयोग मौजूद है। ऐसे में विधानसभा सत्र के बीच इस मुद्दे को लेकर सरकार का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है और कांग्रेस के आरोपों में जो शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देता है उस पर चर्चा नहीं है। लेकिन सरकार के पास जनता से जुड़े कोई ठोस मुद्दे नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन सरकार केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने में जुटी है। अब देखना होगा क्या सरकार का ये फैसला आने वाले समय पर अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को साधने का काम करता है या इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। सबसे पहले प्रभा बंधुनी प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, प्रमोद कपरवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शाहमूम कासमी अध्यक्ष मदरसा शिक्षा बोर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं रत्नमणि डोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभा जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से देखा जा रहा है एक नई पहल और की गई है सरकार की ओर से, केंद्र में जिस राज्य सरकार की ओर से, क्या लगता है क्या मदरसा बोर्ड खत्म कर सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक प्राधिकरण बनाने की समानता की दिशा की ओर उठाया गया एक कदम है? देखिए वन्ना जी, सबसे पहले तो जो हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम प्राधिकरण बोर्ड का जो गठन कर दिया है और ये विधेयक 2025 पारित भी हो गया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहूंगी। और निश्चित तौर पर यह कदम बहुत ही सराहनीय है। और देखिए, इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो मैं ये कहना चाहूंगी वो केवल एक वोट बैंक की राजनीति करती थी। उनके लिए केवल एक विशेष संप्रदाय को कोई शिक्षा देना भी उनका कोई, मैं ये चाहूंगी, उद्देश्य नहीं था। उनको टारगेट करना, उनको शिक्षा से वंचित करना ही उनका एक, मैं ये कहूंगी, लक्ष्य था। लेकिन इस प्राधिकरण का जब गठन हुआ है तो उसमें हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार उन सब के बारे में सोच रही है। उन सबको जो मुख्य धारा है विकास की उससे जोड़ना चाहती है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो या मैं कहना चाहूंगी और भी उनका सामाजिक उत्थान हो। हर जगह उनकी जो पढ़ाई है उसमें उनको अच्छी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दी जाए। तो वो अल्पसंख्यक समाज में हमने कहा है, हमारे चाहे मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, तो ये सभी अल्पसंख्यक समाज हैं। तो इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने इन सब के बारे में क्यों नहीं सोचा? अभी मैं देख रही थी कई बाइट्स आपके चैनल के माध्यम से, तो उनको हर जगह वोट बैंक ही क्यों दिखाई दे रहा है? उनको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि जब एक प्राधिकरण का गठन हो जाता है तो उसके बाद जो सरकार है वो हर समुदाय को संरक्षण देने का काम कर रही है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि अब सबको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा और जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। और जहां पर भी आपके मदरसे हो या उसमें चाहे कोई भी भाषा, अभी हमने देखा आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, लेकिन जो उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी कल को बड़े होके अच्छे अच्छे पदों पर उनका भी चयन हो सके। इसी प्रकार अगर हमारी गुरुमुखी है, हम कई पाली भाषाएं और भी कई अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, वो उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको भी जो स्कूल उनके खुले हैं वहां पर वो बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी शिक्षा दीजिए। लेकिन अब सिर्फ इसमें यह प्रावधान है कि आप उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए और जहां पर भी ये स्कूल खुले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी उनका फाइनेंस का हिसाब किताब है वो सरकार कभी भी उनसे उसको बारे में जानकारी ले सकती है। तो इसमें कहां बुराई आ गई है? अगर हमारे राज्य में हमें इन सब चीजों की सरकार कहती है जानकारी दीजिए, तो इसमें मेरे को तो नहीं लगता है कि किसी को कोई इससे आपत्ति होनी चाहिए। और अगर जो राजनीतिक दल है वो इसको राजनीतिक वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे हैं कि मदरसा बोर्ड पहले बना हुआ था, तो जो बाकी के अल्पसंख्यक बोर्ड थे उनके लिए इन लोगों ने बोर्ड क्यों नहीं बनाया? ऐसा कैसे कि एक ही इनको कम्युनिटी ऐसी दिखाई दी कि वो अल्पसंख्यक है, तो बाकी जो लोग थे वो क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि इनको लगा कि ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट है जिसको हम वंचित रख सकते हैं शिक्षा से, और इनको उस चीज का इसका हम फायदा उठाएंगे और इनको जब भी चुनाव आएंगे तो हम इनको
बरगला सकते हैं, इनको केवल धार्मिक शिक्षा तक ही रखा जाए ताकि ये मुख्य धारा से ना जुड़ सके। तो यही मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों का उद्देश्य था। और जब राज्य सरकार को ये लगता है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ही हमें, एक एजुकेशन ऐसी चीज है जो हमें हर बच्चे को देनी चाहिए, हर बच्चे का अधिकार है, तो इसमें कहीं कोई ऐसी सरकार की मंशा नहीं है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और हमारा कदम है प्रमोद कपरवान जी, स्वागत योग्य कदम है। आप क्या कहना चाहेंगे जो विधेयक पास हुआ है अल्पसंख्यक बोर्ड को लेकर के? निश्चित रूप में देखिए, बहुत विनम्रता के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो अल्पसंख्यक है ये संजीवनी का काम करते हैं। जब जब चुनाव के नजदीक ये लोग आते हैं तब तक इनका जो है, इनका मुसलमान जो प्रेम है, मुसलमानों अल्पसंख्यकों को जो परेशान करने की इनकी नीति और रीति है, वो उसको ये करने का काम करते हैं। आप बताएं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आपको अल्पसंख्यक जो मदरसा बोर्ड है उनकी बड़ी चिंता है, लेकिन सनातन में जो संस्कृत विद्यालय है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, संस्कृत विद्यालय जो है, और मैं बाहर की बात नहीं करता, मैं खाली उत्तराखंड की बात करता हूं। आप उत्तराखंड के अंदर देखें, आप ऋषिकेश हरिद्वार में अगर आप देखें तो संस्कृत विद्यालय जो है इस समय बंदी के कगार पर है। 5-5, 7-7, 8-8 हजार रुपए में जो है वहां के जो गुरु लोग हैं वो नौकरी करने का काम कर रहे हैं, वहां पर काम करने का काम कर रहे हैं। कल ही की बात है कि कल मैं एक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से मिला, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हम जो है बहुत सालों से इनसे प्रदेश की सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि संस्कृत विद्यालय पर भी ध्यान दे दिया जाए, लेकिन इन संस्कृत विद्यालयों का उत्थान हो ना हो, लेकिन इनको मदरसा बोर्डों की बड़ी चिंता है। मदरसा बोर्डों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ जानती भी नहीं है, जबकि मैं आपको बताऊं, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि 2027 में किसी तरह से जो है मुसलमान के नाम पर डरा करके, धमका करके पुनः जो है सत्ता पे काबिज होना है, ये आरोप हम लगाते हैं। और मैं ये सत्यता है इस देश के अंदर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा विधानसभा सत्र में, जब आपने देखा कि विधानसभा सत्र में जब विपक्ष ने जो है ये निवेदन किया सरकार से कि भाई आपकी जो कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से ध्वस्त है, ध्वस्त कानून व्यवस्था आपकी है। राष्ट्रपति जिस दिन आती है उसके राष्ट्रपति की फ्लैट के आधे किलोमीटर पर लूट होती है। हरिद्वार में सुनार के यहाँ इतनी बड़ी लूट हो गई। आपके यहाँ रोज जो है आपने बेताल में जिस तरह से जो आपने देखा कि क्या नाम है कि खुलेआम तमंचे के बल पर, फायरिंग के बल पर जो है वोटरों को लूटा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था पर जब जो है कांग्रेस ने सदन से प्रश्न पूछने का काम किया तो सदन ने कहा कि ये जो है कोर्ट का मामला है। आप ये बताएं कि संसदीय इतिहास में अगर जो है जनप्रतिनिधि, अगर जनप्रतिनिधि जो विधायकी गणी है, अगर वो जो है सदन में प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वो पूछेंगे कहां? आखिर इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है? आप हम ये देखने हैं और ये चिंता का विषय है। जिस तरह से आज जो है जो मूलभूत जो समस्याएं प्रदेश के अंदर, जो मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उसको छोड़ करके खाली हिंदू मुस्लिम करके 2014 से लेकर के आज 2025 तक जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को डरा करके, धमका करके ऐसी सरकार इस देश के अंदर और इन प्रदेशों के अंदर बनी है, जिससे कि बड़ी कभी कभी लगता है कि आखिर आपको चुना लोगों ने 47 विधायक भेज करके, इसलिए चुना था कि आप जो हमारी शिक्षा पे बात करेंगे, आप हमारी स्वास्थ्य पे बात करें। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे प्रदेश। ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास। शांति प्रसाद जी, ये एक बताया जा रहा है प्रभा जी की ओर से कि ये सराहनीय कदम है सरकार का जो मदरसा बोर्ड के बारे में सोचा और एक नई शिक्षा प्रणाली लागू करने की बात कर रही हैं। विधेयक भी पास हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं आपको मदरसा बोर्ड की प्रतिक्रिया में इसलिए मदरसा सर मैं लौटूंगी आपके पास, प्रमोद जी लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा शांति प्रसाद जी से है। बता सर, अनम्यूट कर लीजिए जी। वंदना जी, सरकार की क्या सोच है ये सरकार की कार्यप्रणाली में दर्शाता है। राज्य के अंदर प्रथम इस समय पर क्या प्राथमिकताएं हैं? राज्य आपदाग्रस्त है, जनता परेशान है
सरकार को मानसून सत्र में आपदा पीड़ित परिवारों को कैसे मुआवजा बढ़ाया जाए, इस पर सदन में चर्चा होती। होटलियरों को करोड़ों रुपए मिलते, मकान की क्षति का पैसा मिलता, 25-25, 50-50 लाख जनहानि का मिलता, और सदन में ये सब पास होता तो लगता कि सरकार उत्तराखंड के लोगों की चिंता कर रही है। राज्य में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, गोलियां चली हैं, अपहरण हुए हैं जनप्रतिनिधियों के। इस पर सदन में चर्चा होती तो लगता सरकार की प्राथमिकता न्याय संगत इंसान को न्याय देना। मगर क्या आपको ऐसा लगा? इनकी क्या प्राथमिकता है? अनुपूरक बजट पास करो और जनहित के मुद्दों से मुंह फेरो। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वहां से 1.5 दिन में भागी। ये बताता है कि इनको राज्य और राज्य के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, आपदा से मतलब नहीं है, गुंडों ने राज्य को बर्बाद कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है। इनकी प्राथमिकता क्या है? देखिए वंदना जी, यदि मार्च का महीना होता, एडमिशन हो रहे होते, तब ये कहीं मदरसे की चिंता करते तो हमें लगता कि शायद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की हितैषी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो भाजपा मुसलमानों को गरिया गरिया कर अनाप शनाप बोलती है और उसी मुस्लिम समुदाय का एक चेहरा आगे खड़ा करके जय धामी की, जय भाजपा की बुलवाया जा रहा है और वो बोले जा रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के हितों की पार्टी है। भाजपा सनातन धर्म का जो पलीता लगा रही है वो बताने के लिए काफी यहाँ पे प्रमोद शास्त्री बैठा है। वो कह रहा है कि संस्कृत विद्यालय बंद की कगार पर आ गए, मगर भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ठप्पा लगा के बैठे हैं कि सनातनी तो फ्री में हमारे साथ है। सोचिए इसी डिबेट पर बैठी हमारी बहन बंधुनी बोल रही है हमारे अल्पसंख्यक भैया, मगर जब इन भैयों के साथ अत्याचार होता है तब आपके धामी जी कुछ बोलते हैं, तब तो आपको मुस्लिम ऐसे लगते हैं जैसे इस राज्य के और इस देश के दुश्मन है। वंदना जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास अभी। सर आपके पास लौटूंगी। मुफ्ती शामूम कासमी जी हमारे साथ हैं। मुफ्ती जी, जिस तरह से देखा जा रहा है इस विधेयक को लेकर, जहां पर एक विरोध के सुर भी देखे जा रहे हैं, वहीं इसे सराहनीय कदम भी बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से ये विधेयक पास हुआ है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। और विशेषकर जो अल्पसंख्यक समाज है जिसमें जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, मुस्लिम ये सब आते हैं। मदरसा बोर्ड अब तक जो है सिर्फ मुसलमानों को मान्यता देता था मदरसों को। अब इस प्राधिकरण बनने के बाद जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें भी वहां से एक ही छत के नीचे से मान्यता मिलेगी। मैं ये समझता हूं कि ये किसी भी सरकार का बहुत सराहनीय कदम होता है। मुझे हैरत है कि कांग्रेस और विपक्ष मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक मानता है। अगर इन्हें इतनी चिंता थी कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ते तो 60 साल का कार्यकाल कोई छोटा नहीं होता है। इन्होंने क्यों नहीं उनका उत्थान किया और क्यों उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने दिया। और ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस भाजपा और आरएसएस से का खौफ दिखा करके उन्हें वोट बैंक बनाए रही और कभी भी उनका उत्थान नहीं किया है, वरना तो 60 साल के अंदर उनकी हालत अलग होती। आज अगर कोई शैक्षणिक अगर आयोग बनता है, प्राधिकरण बनता है, तो इसमें मेरी समझ से बाहर ये बात है कि उसमें कौन सी ऐतराज की बात है और कौन सी आपत्ति की बात है और कौन सा इससे मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को की हानि और लाभ की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इससे मुस्लिम और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा, एजुकेशन के अंदर गुणवत्ता आएगी। और जो मदरसा बोर्ड की बात लोग करते हैं, मदरसा बोर्ड कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर एक अपंग बोर्ड बना के खड़ा कर दिया था। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का जो मदरसों के सर्टिफिकेट थे उनकी कोई सरकारी सतह पे हैसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। आज जब वो विद्यालय परिषद से जुड़ जाएंगे तो उनकी हैसियत होगी, वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। और उत्तराखंड राज्य एक ये तपस्वियों की भूमि है। मैं समझता हूं कि यहाँ
जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको साथ लेके चले और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करते हैं, क्या कांग्रेस को 60 साल के अंदर ये सब नजर नहीं आया? और जो ये कांग्रेसी अपने अपने ये बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर इतने शहर नहीं है जितने दंगे होते थे, जितने फसाद होते थे, लाखों हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। 2014 के बाद भी कहीं कहीं दंगे हुए क्या? कहीं भी? सारा देश दंगा मुक्त है। प्रदेश जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द से आगे बढ़ रहा है। आपने उन्हें वोट बैंक बना करके रखा, खौफजदा आपने किया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें आगे लाना चाहती है या उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देना चाहती है, तो आपको परेशानी होती है। इसलिए परेशानी होती है ना कि आपको तो सिर्फ यही मुद्दे, जैसे आप सनातन का तो मतलब ही नहीं समझते होंगे। अरे सनातन धर्म और इस्लाम और जितने धर्म हैं उनकी अगर सीख पे आ जाए तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन वातहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वैदिक धर्म को फैलाया जाता, दुनिया का संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है, एको ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम, आप अगर उसे पढ़ लेते हैं तो मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर यही काम किया कि उन्हें ज्ञान से नहीं जुड़ने दिया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 60 साल तक लड़ाओ और हुकूमत करो, क्योंकि अंग्रेजों के बाद इन्हें हुकूमत मिली थी ना, तो अंग्रेज भी यही काम करता था। आप बताइए कौन सा शहर बचा हुआ है इस भारत के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते थे? आज कौन सा शहर है कि जहां दंगे हो रहे हैं? पूरा देश दंगा मुक्त है और मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहा है। आज 50 से ज्यादा बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं। जब राष्ट्र मजबूत होगा तभी तो हम मजबूत होंगे। कांग्रेस की जो ये नीति रही है कि हम मजबूत हो जाए, देश कमजोर हो, तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली सरकार आज वो किसी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आपने प्रोपेगेंडा किया है। अभी आप गैरसैंड की, आप असेंबली की बात कर रहे थे, किसने उन मुद्दों को नहीं उठने दिया है? किसने वहां तमाम चीजों पर बहस नहीं होने दी है? आप अपनी बात को शांतिपूर्वक रखना चाहिए था, संवैधानिक तौर से रखना चाहिए था। कहां आपने संविधान की मर्यादा को आपने का पालन किया है? आपने वहां तमाम उस संपत्ति के अंदर तोड़फोड़ की है जो उत्तराखंड राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई से वो संपत्ति जुटाई गई है। आप वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां माननीय अध्यक्षा आपसे अपील कर रही है कि ये जनता की गाढ़ी कमाई से बने हुए डाइस हैं, माइक है, आप उन्हें तोड़ रहे हैं। वहां आपको महसूस नहीं हुआ कि आप क्या काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये चीजें अमर्यादित हैं, आपको मर्यादा में रहना चाहिए और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि अगर मेन स्ट्रीम की तरफ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली कोई सरकार है, तो आप कह रहे हैं कि साहब कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जय जयकार करने के लिए। ठीक है सर, सवाल वही है कि अगर जो बदलाव होने जा रहे हैं, जिस विधेयक को पास किया गया है, उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली है मदरसों की, उसमें क्या परिवर्तन देखे जाएंगे, ये बड़ी बात होगी। लौटते हैं आपके पास, वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं मदरसा बोर्ड खत्म करने की तैयारी, विपक्ष पड़ रहा भारी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधा आते हुए रत्नमणि डोभाल जी आपके पास। सर, जिस तरह से ये उहापोह की स्थिति अभी तक देखी जा रही थी, मदरसों को लेकर तमाम तरह के जो सवाल थे वो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे, लेकिन अब इस मदरसों को लेकर के जो विधेयक पास हुआ है, शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इसमें परिवर्तन देखे जा सकते हैं और जो परिवर्तन होंगे तो क्या वो मान्य होंगे मदरसों की तरफ से? देखिए गरिमा, ये सिद्धांत रूप में तो बात ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये किसके दिमाग की उपज है, कहाँ से ये डिमांड आई है कि आपको राज्य में करना। हम तो अल्पसंख्यक आयोग और ये सब कुछ तो देश में पहले से बने हुए हैं और वो पहले से हमारा जो देश में उस जो पहले जो कमेटियों की जो सिफारिशें आई थी न्यायाधीशों को, उसमें उसके बाद 100 जिलों को चयन किया गया था अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, जिसमें हरिद्वार भी शामिल था, उधम सिंह नगर भी उत्तराखंड के जिले शामिल हुए थे। तो कितना कल्याण किया गया है ये तो मेरी वो नहीं है। मैं कासमी जी से इस बात पर बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता
कि ये जो विधेयक आया इससे मुसलमान मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इतनी बड़ी आबादी को ये कह रहे हैं कि वो भारत की मुख्य धारा में नहीं है। ये अपने आप में सीधे सीधे अपमानजनक बात है। मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो हिस्सेदारी कर रहे हैं। और जो मिसाइल मैन हमारे यहाँ जो बने हैं वो तो हमारे यहाँ यहीं ऋषिकेश में रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन उनके नाम से उनको जाना जाता है। और आप उस कौम को कह रहे हैं कि मुख्य धारा में आप जोड़ रहे हैं, आप ठेकेदार बन रहे हैं उनकी मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं इतनी बड़ी आबादी को। ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं उसको ठीक नहीं समझता। आपने उसे गलत ले गए। आप गलत ले गए। आपने कहा कि मुख्य धारा में जोड़ने की बात उल्टा ले गए। आप उल्टा ले गए। आपने बिल्कुल समझाऊं वही तो ले जाऊंगा ना। आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी समझ को पहले समझना चाहिए ना, कि आप मुझे बताइए कि मुसलमान कितने मुख्य धारा में, कितने गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, बताइए आप। जब देश आजाद हुआ था 33% थे। 60 साल किन की हो रही? आप 1.5% को ये कहेंगे कि वो मुख्य धारा में। अरे तो अभी कितने हो रहे वो बताओ तो ना। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैं आपको आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मदरसे के ही छात्र रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे के छात्र रहे हैं। मगर मैं इसलिए बात फिर क्या दिक्कत क्या है? अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, वही मैं बात से कहना चाहता हूँ कि मुझे मत बताइए, आप उनको बताइए जिनके आप बात कर रहे हैं। नहीं, आपको ज्ञान की कमी है। आप ज्ञान को, अपने ज्ञान को, आप ज्ञान में इजाफा करिए। मुझे आपसे ज्ञान नहीं सीखना, मैं आपका ज्ञान देख रहा हूं। आप चेयरमैन हैं। मालूमात नहीं है, आपको मालूमात नहीं है ना। जब उस समुदाय के बारे में आप समझते तभी तो आपको मालूमात होती है। आपको पता नहीं ना। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आप अपने समाज को बताइए। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, स्वर्गीय उनका नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। वो तो पूरे देश का गौरव है, गौरव है ना। गौरव है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुख्य धारा से जोड़ना है? आप कौन होते हैं मुख्य धारा से जोड़ने वाले? वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे मान्यवर, आप ये तो देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मुख्य धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मुख्य धारा? मुख्य धारा इसे कहते हैं कि सब कुछ। अरे आप एक बात बताइए। अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने प्रोफेसर हैं? आप जरा उसका आंकड़ा लाइए ना निकाल के। और वो ये तो आपका काम था, वो तो आपका ये इस सरकार के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी। मान्यवर, अरे हमारा काम, जब काम कर रहे हैं ना, वो आपने नहीं किया। आज अगर सरकार काम कर रही है, देखिए एक बात बताएं, तो आप उन्हें तो आज ये तुष्टिकरण की बात नहीं है, तुष्टिकरण ही तो किया विपक्ष ने। आज के विपक्ष ने तुष्टिकरण किया मुसलमानों। तो वो उस विपक्ष से मेरा मतलब नहीं है। मेरा इस बात इस शब्द से है कि आप उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी आबादी मुख्य धारा में नहीं है। नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, सुन लीजिए रत्नाडी जी को। अभी तक आपकी बात सुनी उन्होंने। आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि मुख्य धारा से कहने का मतलब क्या। आप सबको देखेंगे ना कि ये सीधे वही एजेंडा है। ये इसमें देखिए किसने डिमांड की कि इस आप लाइए। ये तो है ना पहले से। सिख भी अल्पसंख्यक में है, जैन भी अल्पसंख्यक में है, फारसी अल्पसंख्यक में है, ईसाई अल्पसंख्यक में है। लेकिन इस अल्पसंख्यकों को मुसलमानों के नाम से जाना जाता है। उनका एजुकेशन का वहाँ पर मदरसा उसमें है। आपने कितने मदरसे बंद कर दिया, कितने आपने नए स्कूल खोल के दे दिए उनको, सरकार को। आपने इतने आपने चिंता की उनकी। आप कहाँ से शुरू हुए? आप लैंड जिहाद से शुरू हुए, आप इससे शुरू थूक जिहाद से आप शुरू हुए, फिर आप मजार पे आ गए, फिर आपने दुनिया भर की ये चीजें करी और ये सीधे सीधे लोगों को विभाजित करके लोगों को ये करने का है कि अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। आप इतने प्रदेश में वो ठीक गिना रहे हैं, कितनी आपदा आई हुई है, लोगों का डेड बॉडी नहीं मिल रही है, और आपको अपने वोट बैंक की चिंता है। इसमें भी मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री कैंप करके रहे वहाँ। मुझे मालूम है कि वहाँ रील बनाने वहीं गए थे ये, और वहाँ लोगों ने विरोध भी किया था, रील बनाने मत आओ यहाँ काम करने, लोग मर रहे हैं वहाँ। वंदना जी, मैं इन सब की बात का जवाब देना चाहूंगी। ठीक है सर, लौटेंगे सर आपके पास लौटेंगे। हाँ प्रभा जी, आप जवाब देना चाह रही थी। उत्तराखंड में करेंगे।
नहीं गलत है जी। वंदना जी देखिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर जो एक एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। जो कांग्रेस के जब आप मेरे भाई बोल रहे थे तो उन्होंने एक इसमें कहा था संस्कृत विद्यालय, तो मैं कहूंगी हमारे देश में जो संस्कृत विद्यालयों को तोड़ने का भी श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। ये कांग्रेस आज जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, अगर उनके बारे में आज जो इतने अच्छे से वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक एक करके आप बोलिए, क्योंकि जनता को भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है और क्या सुने। वो एक एक करके बात पूरी करें। प्रभा जी। वंदना जी, तो मैं इनकी बात का ये जवाब दे रही, जो कांग्रेस कह रही है कि हम गुरुकुल, आप देहरादून में ही देख लीजिए, जगह जगह गुरुकुल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत विद्यालय हो कोई भी हो। तो मैं इनको यही कह रही हूँ कि इनको अल्पसंख्यक जो शिक्षा अधिनियम प्राधिकरण बना है, इनको इससे एलर्जी क्यों हो गई है, इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये हर चीज को मदरसों पर ही जोड़कर क्यों ले आते हैं। हमने तो मदरसे जो अवैध थे उन पे पहले भी कार्रवाई करी थी, तब भी ये कह रहे थे कि आपने अवैध मदरसों पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। आप सारे के सारे मदरसे अल्पसंख्यक में केवल कांग्रेस को एक मदरसे ही क्यों नजर आते हैं। हमने तो कोई कहा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि और भी जो अल्पसंख्यक हमारे स्कूल है, सिख जैन, उन सबको एक प्राधिकरण बना के यहाँ से आप रजिस्टर करवा दीजिए उनको। उसमें ना तो किसी को बंद करने की बात है, ना कोई अवैध की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारी सरकार है, अगर हमें कोई अच्छा काम करना है तो सरकार करेगी। अभी कौन से चुनाव हो रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको वोट बैंक नजर आ रहा है। हम तो अगर हमें लगेगा जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वंदना जी, समय की हमें जरूरत मांग, देखिए सरकार को अगर कोई अच्छा काम लगेगा किसी भी समुदाय के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तो हम तो काम करेंगे ना। अगर हमें अच्छा लगेगा कोई काम तो सरकार क्या वो जनहित में काम नहीं करेगी। मांगने का क्या, अभी आपदा वहां पर आई, माननीय मुख्यमंत्री जी आंध्रा के दौरे पर थे, तो क्या वहां के लोगों ने कहा कि आप दौरा छोड़कर आइए। ये तो उनका अपना विवेक है और उनको आना चाहिए। वो तुरंत उन्होंने अपना दौरा रद्द किया और वो पहुंच गए धराली में। तब क्या लोगों की डिमांड थी कि आप यहाँ, तो हर चीज मांगने से नहीं होती। अगर राज्य की जनता ने हमारे को जिम्मेदारी दी है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं ठीक है प्रभा जी, तो मुख्यमंत्री, ठीक है प्रभा जी, आप ये बताइए कि जो ये फैसला लिया गया है शिक्षा सुधार को लेकर के, तो क्या ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की तैयारी है या फिर एक राजनीतिक रणनीति है? किससे, मेरे से पूछा आपने? प्रभा जी से। जी वंदना जी, नहीं मैं वही बोल रही हूँ इन सबको कि इसमें कहाँ राजनीति आ गई। ये तो एक अल्पसंख्यक समुदाय, इसमें आप ये बताइए इसमें कहाँ मुसलमान शब्द यूज किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इससे पहले जो मदरसा बोर्ड भी था उसको भी ये जो शिक्षा अल्पसंख्यक समुदाय है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ना तो सिख समुदाय ने बोल रहे हैं, ना इसमें जैन को परेशानी हो रही है। आप कह रही हैं कि मुसलमान शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है? मदरसे में कौन पढ़ता है? मदरसा बोर्ड बंद करने की तैयारी है। अगर किसी को परेशानी हो रही है, देखिए मदरसा क्यों बंद हो जाएंगे। 452 मदरसा हमारे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड मदरसों पर किसने कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये तो जो ऑलरेडी, मैं ये कहूंगी कि जो अवैध रूप से चल रहे थे वो खुद बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि उन पे अगर अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही थी, कहां से फंडिंग आ रही थी, कोई हिसाब किताब वहां नहीं था। तो अगर उसके प्रति सचेत सरकार हो रही थी तो इसमें बुराई कहां थी। मैं ये कहना चाहूंगी इस विधेयक से किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो केवल विपक्ष को कहूंगी या कांग्रेस को परेशानी है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अब ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अब वो मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है प्रभा जी, विपक्ष ये कह रही है, प्रमोद जी जिस तरह से प्रमोद जी ने एक सवाल उठाया कि उन्हें दिक्कत नहीं, लेकिन जो संस्कृत विद्यालय बंदी की कगार पर है उस पर कब विचार किया जाएगा? देखिए वंदना जी, ये बिल्कुल यहाँ पे अनर्गल जो ये बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए ऋषिकेश है, आपके हरिद्वार इवन हम इतनी दूर चलिए, वो तो धर्म नगरी हम उनको कहते हैं, वहां तो चल रहे हैं हमारे इतने विश्वविद्यालय। क्या देहरादून में गुरुकुल नहीं, यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते? आप जगह जगह चले जाइए, आप इधर झंडे बाजार पे चले जाइए, आप बल्लूपुर पे चले जाइए, इनको कितने इनके बारे में पता है कि वहां पे चल रही है, वहां पे कितनी सरकार उनके लिए काम। अब आप ये बताइए, जो संस्कृत विश्वविद्यालय और हिंदी के शोध के काम चल रही है वो कौन कर रहा है? वो भी तो हमारी सरकार कर रही है। वेद पुराण के लिए अभी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, उसके लिए उन्होंने फंड आवंटित किया है, वो किसने
किया है। अभी आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित कर रहे हैं, हर जिले में आदर्श संस्कृत ग्राम बनेगा, इनको नॉलेज है, वो भी तो हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपने फंड से 1 लाख मैं कहूंगी जो करोड़ का आवंटन किया है उसके बारे में ये कुछ बताएंगे। और वहां पर उन्होंने शिक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं जो गांव के लोगों को बताएंगे कि आपको संस्कृत में कैसे व्यावहारिक भाषा भी बनाना है, बच्चों को सिखाना है, ताकि जो हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत है उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है प्रमोद जी आपके पास आते हुए, इतना कुछ तो सरकार कर रही है संस्कृत के लिए, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। जी वंदना जी, प्रमोद जी से हमारा सवाल है। जी देखिए वंदना, मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये डिबेट को आप व्यवस्थित कराइए, इसमें सब लोगों के बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हम अगर अच्छे पहले श्रोता बने, वक्ता से पहले हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए, हमें बोल। ठीक है सर, आप बात पूरी करिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो मैं मदरसा बोर्ड का मैंने पहले एक लाइन में मैंने आपको कहा कि मैं उसका ना तो विद्यार्थी रहा हूँ, ना मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ। तो मैंने मदरसा बोर्ड का विरोध ही नहीं किया, मेरी पार्टी ने किया नहीं किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मदरसा बोर्ड का मैंने विरोध ही नहीं किया, मैं उसके विषय में जानता नहीं। अब दूसरा सवाल यह है कि शमीम आलम जिनको मैं सुन रहा था, तो शमीम आलम की बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो आज ही हटाए जाएंगे। शराब समझ अगर कोई बात को बोलते हैं या शमीम आलम बोलते हैं तो उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है वो। लेकिन अगर आपकी बात का क्या प्रभा जी, आपने अपनी बात पूरी रख ली है और अब आप सुन लीजिए। आप कह रहे कि आपकी पार्टी कुछ भी बयान दे, आपका उससे कोई इत्तेफाक नहीं है, तो फिर आपकी बात का क्या वैल्यू है, आप मुझे ये बता दीजिए। आपको अपनी पार्टी का स्टैंड रखना नहीं, आपको अपनी पार्टी का स्टैंड रखना चाहिए। आप प्रभा जी, अभी आपने बात अपनी पूरी कर ली, सभी ने आराम से सुनी, अब आप भी सुनना सीखें। प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, आप ये बताओ, ये पता नहीं कैसी प्रवक्ता है, बकरी की तरह चिल्लाती रहती है जब सुनती नहीं है दूसरे की बात। अरे कम से कम मर्यादा चाहिए प्रमोद जी। सर पहले तो भाषा को संयमित करके आप बात करिए, मर्यादा में रहिए, बकरी की तरह चिल्लाना कोई शब्द नहीं है। आप अपने ये जुमले ये शब्द वापस लीजिए, गलत बात। ठीक है, आप महिला का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया है। ये शब्द वापस लीजिए। और स्वाभाविक है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बात करोगे। आप मर्यादित बात कर रहे हैं, आप ये शब्द वापस लीजिए अपने आप। सनातनों की धरती है, आप ये चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैंने बोल दिया है उनसे, भाषा का जो तरीका है उसे संयमित रखकर ही बात करें। प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। करती है और फिर ये चैनल में आके भी गुंडागर्दी दिखाते हैं। ठीक है, शांति मणि त्रिपाठी, ठीक है, शांति प्रसाद जी, ठीक है, शांति प्रसाद जी के पास जाते हुए कृपया आप लोग शांत रहें। कांग्रेस के लोग चैनल पे गालियां देते हैं, ये ऑब्जेक्शन लेवल है। हम तो बहुत विनम्रता के साथ बात को रखना चाह रहे हैं, हम तो बहुत विनम्रता के साथ रखना चाह रहे हैं। आचार्य अपने आप को बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषा में मेरे को इतनी कभी भी इनकी भाषा संयमित नहीं होती है। प्रभा जी बोल दिया है, शांत रहिए, बोल दिया है। शांति प्रसाद जी, सभी विरोध करते रहेंगे, कभी सराहनीय कदम बताया जाएगा, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा। क्या शिक्षा प्रणाली जिस तरह से बदलाव करने की तैयारी की जा रही है, उस परिवर्तन, क्या वो परिवर्तन जो अभी मदरसों में शिक्षा चल रही है, क्या वो उस शिक्षा में एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि अचानक से बदलाव कर देना कितना सही मानते हैं? देखिए, सरकार की अपनी नीति है मुसलमानों के लिए। यदि उदार नीति है तो हम तो पहले से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी पार्टी है, सनातन को पलीता लगाने वाली पार्टी है। ये तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि हर जगह हर एजेंडे में अल्पसंख्यक बोलते हैं, इससे साफ होता है। और अल्पसंख्यक समुदाय का एक व्यक्ति तारीफ कर रहा है भाजपा की, तो ये तो प्रूफ है कि भाजपा मुसलमान और मुसलमान भाजपा। ये तो छोड़िए, सवाल ये है कि धर्मांतरण पर उम्र कैद की बात करना, यह उत्तराखंड में आपदा के समय पर करना उचित है? यूसीसी में किसी गरीब की लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में महत्व देना, क्या यह जरूरी है? या उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है? हम तो सरकार की प्राथमिकता की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार को लड़कियों के साथ लिविंग रिलेशन की चिंता है
मगर आपदा से पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल जाए उसकी चिंता नहीं है। राज्य के अंदर गुंडा एलिमेंट हावी हो गए, लोकतंत्र की हत्या कर रहे, भाजपा को उसकी चिंता नहीं है। हाँ, इतनी जनता चिंता है कि धर्मांतरण में जो है सख्त कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, ये भाजपा की प्राथमिकता है। इस राज्य में पहाड़ की राजधानी तय नहीं हो रही है, कितने शर्म की बात है वंदना जी। 11 साल में ग्रीष्मकालीन राजधानी में 35 दिन नहीं बैठे, जबकि अगर आप 11 साल का हिसाब लगाओ तो 4015 से ज्यादा दिन होते हैं। उसमें यदि सरकार 2000 दिन पर भी बैठती गैरसैंण में तो पहाड़ के विकास की नीतियां बनती। मगर पहाड़ के लिए क्या है, अनुपूरक बजट पास करो, फिर वहां पर नौटंकी करो, बाहरी गमन करो और बाहर आ जाओ। ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। इसलिए हम यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक मुसलमानों की आड़ में राजनीति करती है। इनके मदरसों को मान्यता मिली, स्वागत, मानव अधिकार उनके भी उतने ही हैं जितने सनातनियों के हैं, मगर फिर ये सड़कों पे नौटंकी करना बंद करें। साफ कहें कि हम मुस्लिम पर नेतागिरी करते हैं। यहाँ मुस्लिमों को प्यार करो और सड़कों पे गरीब के बच्चों का सिर कटवाओ, ये भाजपा की नीति है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और वंदना जी, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को पलीता लगा रही है। क्यों? क्योंकि यूसीसी अगर किसी गरीब की लड़की के साथ में कोई लिविंग रिलेशन में रहेगा तो वो सनातन परंपराओं के ऊपर कुठाराघात है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, बगल में बैठे मुस्लिम समुदाय के हैं, ये कह के दिखाएं जरा कि हाँ, हम अपनी बेटी को लिविंग रिलेशन में भेजेंगे, भाजपा बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं चुनौती के साथ, इनकी बात का जवाब भाजपा दूं। बहुत सही कर रही है। अपने को अच्छा लगे तो वाह वाह, अपने को बुरा लगे तो गलत गलत, ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीति करती है। यही कारण है कि जब जब उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे भाजपा से सवाल करो तो भाजपा मुद्दों से भागती है। और मानसून सत्र जो गैरसैंण में था, ये उदाहरण है कि आपदा पीड़ितों को अनदेखी की गई और उत्तराखंड की जिस तरीके से बेइज्जती विधानसभा में हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। वंदना जी, आपकी सैकड़ों डिबेटें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र केवल राजनीति का है। इनको ना तो उत्तराखंड से मतलब है, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, सदन में चर्चा तक नहीं होती। इनका मंत्री कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, इनके 30 करोड़ रुपए इनों की जो एफडी जमा हुई। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया ईडी, कहां गया मुख्यमंत्री, क्यों नहीं जेल डालते? ये चोर चोर मौसेरे भाई उत्तराखंड के लिए आफत आई। इसीलिए आज इनकी राजनीतिक रूप से एक दूसरे की विरोध में नंगे हो रहे हैं। एक कह रहा ये चोर, दूसरा कह रहा वो चोर, और पिट कौन रहा? उत्तराखंड की जनता। नौजवानों के रोजगार छिन गए और यहाँ पर मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन तारीफ कर रहे हैं। अगर ये तारीफ कर रहे हैं तो मां समझ लीजिए वंदना जी कि भाजपा ने किस कदर पंगु बना दिया कि सनातन धर्म के गरीब वो भाजपा की जिंदाबाद और मुस्लिम समुदाय के लालची वो भाजपा की जिंदाबाद कर रहे हैं। अगर ये हकीकत है नहीं है तो यहाँ पर इनके मुंह से बुलवाइए कि मुस्लिम समुदाय की लड़की को लिविंग रिलेशन में रखने के लिए मुस्लिमान समुदाय जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। ये कहेंगे तो मैं मानूंगा, वरना ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है शांति प्रसाद जी, सबसे पहले हम राजनीतिक विश्लेषक के पास चलेंगे। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। ये कहना चाह रहा था कि ये महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारा विधानसभा जो सत्र चल रहा है, विधानसभा समय में हो रहा है कि जब पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों को लाशें नहीं मिल रही हैं, लोगों को कोई अता पता कुछ नहीं है। और ऐसे समय में आप ऐसे एजेंडे लेके चल रहे हैं कि चर्चा इस पर हो जाए और उससे ध्यान हट जाए। ये हमारे लिए बड़ा ये बात है कि हमें उस पर चर्चा करनी थी, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं ये जो विधेयक पारित हो गया कि बड़ा कल्याण इन्होंने कर लिया है। और ये मैंने शुरू से ये देखा है
कि ये पहले हैंडसम मुख्यमंत्री बन गए, फिर दूसरे मुख्यमंत्री बन गए, तीसरे, इन्होंने इसका बना रखा है प्रथम मुख्यमंत्री बनना है देश का। और इसमें भी वो ये कहेंगे कि पहले मुख्यमंत्री बने धाकड़ धामी कि जो अल्पसंख्यक कल्याण और ये सब नया इन्होंने कर दिया और मुसलमानों का नाम मिटा दिया, अब मुसलमान नहीं रहेंगे उसमें, जो ये सारे हमने जोड़ दिए। ये इनका परफॉर्मेंस देंगे ये दिल्ली में। ठीक है सर। और जो यहाँ पर ये देखिए ना कि अभी हमने चर्चा की के न्यूज पे ही चर्चा की किस तरह से हमारे उत्तराखंड की वो महिलाएं जिनका एक संस्था क्या उसका था LUCC 92 करोड़ रुपए का चूना लगा के चली गई। इस सरकार को उस पर चर्चा करने की वो नहीं है कि जांच में उसमें जांच खेलेंगे, लेकिन वो सदन में उसके कि हम उन महिलाओं का, ज्यादातर महिलाएं हैं। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, उसे भी ध्यान में रखना होगा। कासमी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा समय लेते हुए सर बात पूरी करिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने सारे जितने हमारे पैनलिस्ट हैं कि अपनी एक तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि पार्टी के लेवल पे आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यूसीसी के समर्थक हो, मुस्लिम समुदाय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कह दूं, मुस्लिम समुदाय की लड़की लिविंग रिलेशन में रहे। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, आप सबको क्यों मिला रहे हैं? मुझे तो उससे मतलब नहीं, ना कांग्रेस से मतलब है, ना यूकेडी से मतलब है, ना भाजपा से मतलब है। वंदना, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूसीसी एक ऐसा कानून है जो राज्य के अंदर बराबरी और समानता के लिए है। उस यूसीसी का टकराव, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों से नहीं है, ना इस्लाम से, ना सनातन धर्म से है। अगर आप राज्य के अंदर जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई ये आपके लिए अनिवार्य किया है क्या किसी के लिए या किसी धर्म के लिए, ये तो आपके अपने संस्कार की बात है, तो उनकी सुरक्षा की बात है कि ताकि उन्हें हानि ना पहुंचे, इसलिए उनके लिए नहीं। मैं क्या कह रहा हूं भाई, एक बात बताइए, आप ये मैंने क्या कहा आपसे, आप इन जनरल की बात ना करो, ये बोलो मुस्लिम समुदाय में स्वीकार है। अरे आप सुनते क्यों नहीं है? आप बात को यूसीसी। ठीक है, मुफ्ती जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए बात उनके सुन लेते हैं। तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो कोई भी कानून जब बनता है तो उसका ये देखा जाता है कि प्रदेश के और राज्य के अंदर उसका फायदा क्या होगा। तो उसमें जो रिलेशन के ऊपर जो ये आया है, ये इसलिए है कि हमारी बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी। आप किसी एक कल्चर में, भारत नहीं है, या डेमोक्रेसी है, ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है कि आप कहेंगे कि हम मुसलमानों को के लिए और हिंदुओं के लिए, ये आपका सोचना गलत है। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि संविधान है देश के अंदर, यहाँ संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी में ये बातें करना आपका अनुचित है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, कानून लागू नहीं है, संविधान तोड़ रहे हो, संविधान की बात कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय इससे बाहर है, आपको यही नहीं पता? नहीं, मुस्लिम समुदाय कहाँ बाहर है इससे? आपको यही नहीं पता? अरे आपको पता ही नहीं है भाई, कानून की बात करने वाले को। अरे आपको पता नहीं है, आदिवासी बाहर है, आपको पता नहीं है, आपको पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ इनको एक शब्द पता है, लिव इन रिलेशनशिप। इन ऑपोजिशन को, कासमी जी, इनको ये नहीं पता है कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या प्रावधान है। इनको ये पता है व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप, बट दे डोंट नो कि व्हाट वी आर डूइंग इन उत्तराखंड। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद द ऑपोजिशन। इनको ये वर्ड बहुत अच्छा प्यारा लगता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, बट इनको ये नहीं पता कि हमने ये कहा है कि आप ठीक है प्रभा जी, ठीक है। फिलहाल जो अपोजिशन होता है उसकी भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वहां से भी कोई रास्ते निकल सकते हैं। विपक्ष को हमेशा अपना विरोधी नहीं समझना चाहिए, विपक्ष को भी अपना एक रास्ता समझना चाहिए जो हमें मार्ग दिखाता है। सत्ता पक्ष को भी ये समझना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जिस तरह से मदरसा बोर्ड खत्म करने की तैयारी जो चल रही है, विपक्ष उस पर लगातार भारी पड़ रहा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।